नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो जाएं तो क्या फल देंगे। यह मेष लग्न है और मेष लग्न में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, परंतु दूसरे भाव के स्वामी प्रथम भाव द्वितीय भाव में स्थित होंगे तो आपको वही परिणाम परिलक्षित होंगे। हाँ, अंतर कहाँ आएगा, क्योंकि मेष लग्न में यहाँ शुक्र है, तो जैसे भावों का कारकत्व होता है, भावों का फल होता है, वैसे ही ग्रहों का भी फल होता है। और ग्रहों पर कितना शुभ प्रभाव है, कितना पाप प्रभाव है, इसका भी फल होता है। तो वह हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप भावेश का फल समझ लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे क्रमशः प्रत्येक लग्न में ग्रहों के फल को भी डिस्कस करेंगे, प्रत्येक भावों में ग्रहों के फल को डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ भावेश की भावगत स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यदि एक और चीज़, दूसरे भाव से हम विचार क्या करते हैं? दूसरे भाव से हम विचार करते हैं मुख्यतः धन का, वाणी का और कुटुंब का। यानी एक बात आपने समझ लिया कि दूसरा भाव किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं अपने पूर्व के वीडियो में दूसरे भाव के महत्व को भी बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ, तो यदि जो दर्शक नए जुड़े हैं वह उस वीडियो को भी देख करके दूसरे भाव से विचारणीय तथ्यों को समझ सकते हैं। तो देखिए, यदि दूसरे भाव के स्वामी प्रथम भाव में आकर स्थित होते हैं, अर्थात लग्न में ही स्थित होते हैं, तो क्या परिणाम मिलेंगे? लग्न जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव। अब अगर दूसरे भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो ऐसा जातक अपने धन के प्रति, अपने परिवार के प्रति विशेष सजग रहता है। वह धन का व्यय तो करता है, लेकिन काफ़ी बुद्धिमानी से और सोच समझ के व्यय करता है। उसको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी प्रभावशाली होती है। क्योंकि वह जो भी बोलता है सोच समझकर बोलता है। कहा भी जाता है कि व्यक्ति को सोच समझ कर के बोलना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। तो अगर ये वाणी भाव के और कुटुंब भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति मानी गई है। अब यहाँ पर दूसरा भाव से संबंधित ग्रह जितना बली होगा, जितना शुभ प्रभाव में होगा, उतने ही शुभ परिणाम परिलक्षित होंगे। और अगर दूसरा भाव पाप प्रभाव में है तो इन परिणामों में कमी आएगी। तो ये लग्न में एक और चीज़ है, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर दूसरे भाव के स्वामी लग्न में आकर के स्थित होते हैं तो जातक अपने पैतृक संपत्ति को उपयोग करते हुए किसी व्यवसाय को प्रारंभ करता है। क्योंकि यह भाव, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी जब लग्न में होंगे तो सप्तम पे भी दृष्टि जाएगी, तो वह कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है और उस व्यवसाय में वह बहुत आगे निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव के स्वामी यदि दूसरे ही भाव में स्थित हो जाएं तब क्या परिणाम मिलेंगे? यह भी बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि यह ज्योतिष का नियम है कि अगर कोई ग्रह अपने ही भाव में स्थित होता है तो उस भाव को बलि करता है, चाहे वह ग्रह शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह। तो जब दूसरा भाव का स्वामी दूसरे भाव में होगा तो ऐसे जातक की वाणी प्रभावशाली होगी, उसको अपने कुटुंब का पूरा सुख मिलेगा, परिवार से उसको सपोर्ट मिलेगा और ऐसे जातक अपने जीवन में तरक्की भी करते हैं। इनकी वाणी में एक सम्मोहन होता है, इनकी वाक शक्ति अद्भुत होती है। कहीं भी सभा में इन्हें बोलने को बोल दिया जाए या कितना भी भीड़ हो, ये भीड़ में बोलने से नहीं घबराते। परिवार में सहयोग बना रहता है और परिवार से इन्हें हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है और ये भी परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इनके जीवन में कई बार आकस्मिक घटनाएं भी घटा करती हैं, लेकिन उस घटनाओं से ये परेशान नहीं होते। क्योंकि देखिए, किसी भी भाव का जब हम विचार करते हैं तो ठीक उसके सामने वाले भाव को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो ग्रह बैठेंगे उनकी दृष्टि यहाँ होगी, यहाँ जो ग्रह बैठेंगे उनकी दृष्टि यहाँ होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर द्वितीय भाव में होना बहुत शुभ, लेकिन कई बार देखा जाता है कि दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में ही स्थित हैं, लेकिन ये शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो ग्रहों का अंशबल देख लीजिएगा और यह भी देख लीजिएगा कहीं वो पाप प्रभाव में ना हो। अगर वह ग्रह पाप प्रभाव में हुए, दुर्बल हुए, तो परिणाम विपरीत हो जाएंगे। परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा, वाणी में भी समस्या रहेगी और ऐसे जातक अपने जीवन काल में
बहुत परेशान रहा करेंगे, चिड़चिड़े रहा करेंगे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। यह भाव पराक्रम का है और धन भाव के स्वामी पराक्रम भाव में आ रहे हैं। तब यह क्या इशारा है? धन भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में आना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि जातक का जो पराक्रम और धन का संबंध गहरा है। हम कह सकते हैं कि जातक का जब धन का भाव पराक्रम भाव में होगा तो ऐसे जातक की धन में वृद्धि उसके पराक्रम से ही होगी। ऐसे जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बढ़िया होती है, क्योंकि वाणी भाव पराक्रम भाव में आ रहा है और यह भाव खुद को व्यक्त करने का है, अपनी बुद्धि से लाभ लेने का है। तो जातक की वाणी ऐसी होती है, यानी वाणी से जुड़ करके वो कोई काम करता है और उसी से उसका भाग्योदय होता है, क्योंकि यह भाव पराक्रम भाव ठीक भाग्य भाव के सामने है। और यहाँ जो ग्रह बैठेंगे उनकी भाग्य भाव पर दृष्टि भी होगी, तो कहीं ना कहीं द्वितीय का एक संबंध बनेगा भाग्य भाव से और यह जातक के भाग्योदय में सहायक होगी। अगर ये ग्रह शुभ ग्रह है, तृतीय भाव में स्थित ग्रह शुभ ग्रह है, तो ऐसे जातक को अपने भाई बहन से भी सहयोग मिलेगा और उसके जीवन में तमाम सुख सुविधा होंगे। लेकिन अगर यह पाप ग्रह है तो भाई बहनों से सुखों में कमी आएगी। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब यदि दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति। आपके पैतृक संपत्ति का भाव का संबंध बन रहा है चतुर्थेश से, यानी सुख भाव से, और यह भाव भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद इन सुखों को दर्शाता है। तो जब यहाँ से संबंध बना तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का सुख हमेशा बना रहता है। धन के सुख में कभी कमी नहीं आती। उसे अपनी माता से भी धन प्राप्त होता है, यानी जो ननिहाल है, जो माता का घर है, जो ननिहाल है, ननिहाल से भी जो ऐसे जातक होते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि यह भाव जो है माता का भाव है। माता का पूर्ण सुख, माता से धन लाभ, भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख। और ऐसे जातक खर्च भी खूब करते हैं, बड़े बड़े आलीशान महल बनाने में, बंगले बनाने में बहुत खर्च करते हैं। लेकिन वह आलीशान बंगला और महल तब होगा जब दूसरा भाव और चतुर्थ भाव बहुत ही बलशाली स्थिति में होगा और पाप प्रभाव से मुक्त होगा और D9 D10 चार्ट में भी विशेष रूप से बली होगा। यहाँ बैठे ग्रह की दृष्टि दशम भाव पे भी जाएगी, तो जब दशम भाव पे जाएगी तो निसंदेह ऐसे जातक का धनेश और कर्मेश का एक आंशिक संबंध बना और यह संबंध बहुत श्रेष्ठ है और जातक के जीवन में सहायक है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। अब वाणी स्थान के स्वामी यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में आते हैं, यानी बुद्धि भाव में आते हैं, तो यह क्या इशारा करता है? बुद्धि और वाणी अगर दोनों का संयोग हो जाए, दोनों का मिलन हो जाए, तो व्यक्ति कमाल कर सकता है। तो यहाँ जो द्वितीय भाव के स्वामी बैठते हैं पंचम में, तब जातक विवेकशील होता है। और कहीं ना कहीं यह भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि यह कुटुंब का भाव है और कुटुंब भाव का संबंध शिक्षा भाव से बन रहा है, तो जातक के घर में एक शिक्षा का बहुत अच्छा वातावरण रहता है, यानी एजुकेशन को लेकर के फैमिली मेंबर्स बहुत कंसर्न होते हैं और उच्च शिक्षित लोग भी घर में मिलते हैं। जातक स्वयं भी विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है और वह अपने धन का प्रयोग अपने विवेक से और बुद्धि से करके बहुत लाभ कमाता है, क्योंकि लाभ भाव से भी संबंध स्थापित हो रहा है। द्वितीय भाव का पंचम भाव से संबंध बनना एक और बात का इशारा करता है कि ऐसे जातक की संतान भी योग्य होगी और ऐसे जातक को अपने जीवन में संतान से भी लाभ होगा। हालांकि देखिए, किसी माता पिता की इच्छा नहीं होती कि उन्हें संतान का धन लेना पड़े, लेकिन माता पिता की यह इच्छा अवश्य होती है कि संतान उनसे भी अच्छा करे। वह जितना धन कमा रहे हैं 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा धन उनका संतान कमाए, ये सभी माँ बाप की चाहत होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह इस बात का भी इशारा है, जब धन भाव का और पंचम भाव का संबंध बनता है, कि संतान भी धनवान होगी। हाँ, ये जो भी फलादेश मैं कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह का बल, और यदि यही पाप प्रभाव हो गया तो इसका बिल्कुल प्रतिकूल फल भी देखने को मिल सकता है। यदि ग्रह नीच के हो गए या ग्रहों में पर्याप्त बल नहीं हुआ तो फिर स्थिति जो है वो विपरीत भी हो जाती है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के हम छठे भाव में। यह जो जन्म कुंडली का छठा भाव है, यह रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है।
अब अगर द्वितीय भाव के स्वामी छठे भाव में बली हुए, ध्यान से सुनिएगा, अगर बली होते हैं तो जातक ऐसा काम करेगा जिसमें वो मध्यस्थता करके धन कमाए, जैसे आजकल आर्बिट्रेटर्स होते हैं, लोगों के बीच की समस्या को सॉल्व करके धन कमाए, या चूंकि वैभव से भी संबंध है तो एक्सपेंडिचर को मैनेज करके धन कमाए, क्योंकि सेविंग जो है, अगर आप कुछ सेव करते हैं तो भी आप धन कमाने के बराबर है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न कहा जाता है। ये छठा भाव रोग का भाव है, तो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि आपका जो धन है वह रोग में भी खर्च होगा, और यह भी हो सकता है कि आपको ऋण लेने की नौबत आ जाए। पर एक बात याद रखिएगा कि अगर यह बली हुआ तब आप रोग पर धन तो खर्च करेंगे, लेकिन आप रोग मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको कर्ज लेना पड़ा तो आप बाद में ऋण मुक्त हो जाएंगे। पर अगर निर्बल हुआ धनेश तो उस स्थिति में परेशानी आ जाएगी, तब उस समय उपाय की आवश्यकता हो जाती है। आपको उपाय करके इसे ठीक करना पड़ेगा। आ जाते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। यदि धन भाव का संबंध सप्तम भाव से बने तो यह भाव किस चीज़ को दर्शाता है? यह भाव विवाह का भाव है, तो यह भाव पार्टनरशिप और साझेदारी का भाव है। यह भाव दर्शाता है आपके व्यवसाय को भी, तो यहीं से आपके जीवन के दूसरे चरण की भी शुरुआत होती है, क्योंकि यह विवाह का भी भाव है। अब धन भाव का संबंध सप्तम भाव से बनना ससुराल से धन की ओर इशारा करता है। या तो आपको ससुराल से धन मिलेगा या आप ससुराल में धन खर्च करेंगे, कहीं ना कहीं इस बात का यह इशारा है। इसके अलावा आप धन का उपयोग किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए भी करेंगे और उसमें लाभ कमाएंगे, अगर अच्छी स्थिति में है तो। आपके पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। और धनेश जब सप्तम में होंगी तो धनेश की दृष्टि लग्न पे होगी, यानी आपके मन और मस्तिष्क में बराबर यह विचार चलता रहेगा कि कैसे अपने कुटुंब के धन को मैं बढ़ाऊं जिससे जीवन बेहतर हो सके। लेकिन अगर यही धनेश कमज़ोर अवस्था में हुए, पाप पीड़ित हुए, पाप प्रभाव में हुए, तब स्थिति इसके प्रतिकूल हो जाएगी और नकारात्मक नतीजे भी देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। यदि धनेश अष्टम भाव में हुए तब क्या परिणाम मिलेगा? अब यहाँ पर एक देखिए, निगेटिव चीज़ें तो हैं ही, पर निगेटिव में पॉजिटिव भी ढूंढना चाहिए। एक पॉजिटिव चीज़ जो सबसे अच्छी बात है कि जब धनेश अष्टम भाव में आएंगे तो पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे और पैतृक संपत्ति के भाव को बलि कर देंगे। यदि अपने मित्र राशि में हुए तब कहना ही क्या, जातक को जीवन में पैतृक संपत्ति मिलेगी, उसकी वाणी प्रभावशाली होगी और उसे ख्याति भी मिलेगी। क्योंकि यह भाव अगर बलि होता है, ख्याति मैंने क्यों कहा सुनिएगा, क्योंकि अगर यह भाव बलि होता है तो व्यक्ति कुछ नया खोजता है, और जब व्यक्ति कुछ नया खोज के निकालता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रशंसा होनी है। यह भाव आयु और मृत्यु को भी दर्शाता है, तो यह भाव जीवन में आने वाले संकटों को भी दर्शाता है। तो जीवन में संकट आएगा पर वह संकट टल जाएगा। पर वहीं अगर अष्टम भाव में स्थित ग्रह पाप प्रभाव में हुआ, धनेश अगर अष्टम भाव में स्थित होता है और पाप प्रभाव में हुआ तो उस परिस्थिति में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में कठिनाई आएगी। हो सकता है लिटिगेशन वगैरह भी देखना पड़े। उसकी वाणी में दोष कटुता रहेगी और कई बार अपनी वाणी की वजह से वह समस्या में आ जाएगा। पर वहीं अगर धनेश यहाँ बली स्थिति में है, अपनी मित्र राशि वगैरह में है, तो व्यक्ति को अचानक धन भी प्राप्त होने का यह योग बनता है। वहीं अगर जन्म कुंडली के धनेश नवम भाव में आ जाए, बहुत अच्छा, नवम भाव भाग्य भाव, धर्म का भाव, व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा क्योंकि पैतृक संपत्ति का जो संबंध है वह भाग्य भाव से बन रहा है। तो व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर काफ़ी जीवन में ऊंचा उठेगा और व्यक्ति अपने धन को धार्मिक कार्यों में भी खर्च करेगा और वह अपने धन का ऐसा उपयोग करेगा जिससे उसकी ख्याति भी बढ़ेगी और उसको एक मेहनती व्यक्ति के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि वह कर्मशील रहेगा। ऐसा नहीं कि वो भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा, क्योंकि धनेश भाग्य भाव में होकर के पराक्रम से संबंध बना लेंगे। धार्मिक यात्राएं करेगा और कई बार अगर यहाँ पर धनेश उच्च वगैरह स्थिति में हुए तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति
मंदिर निर्माण जैसे कार्यों में जुड़ा रहता है, या वैसे कार्यों में भी जुड़ा रहता है जिससे समाज को लाभ हो, जैसे हॉस्पिटल का निर्माण करा देना, अनाथालय बनवाना, वृद्धाश्रम बनवाना, कुछ न कुछ ऐसा जिससे समाज के एक वर्ग विशेष को लाभ मिले, और उनको लाभ देकर के ऐसा व्यक्ति आत्मिक संतुष्टि अनुभव करता है। लेकिन अगर वहीं धनेश यहाँ कमजोर अवस्था में हो तो व्यक्ति धर्म से विमुख भी हो सकता है, और दान पुण्य के नाम पर फिर वह धन देने में संकोच भी कर सकता है। आ जाते हैं जन्म कुंडली के दशम भाव में। धनेश का दशम से संबंध बनना बहुत अच्छा है। यह भाव कर्म का भाव है और धन और कर्म दोनों का साथ बना रहेगा, यानी व्यक्ति कर्म भी करेगा और धनवान भी होगा। धनेश का दशम भाव से संबंध बनना इशारा करता है पिता से मिलने वाले धन को, यानी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, विशेषकर अपने पिता से। उस व्यक्ति का खानदान भी उच्च स्तरीय होगा, या उनके खानदान में किसी एक व्यक्ति का बड़ा नाम होगा, क्योंकि यह भाव राज्य सुख को भी दर्शाता है, और कुटुंब का राज्य सुख से संबंध बनना यह इशारा करता है कि कहीं ना कहीं से कुटुंब में कोई सरकारी नौकरी में होगा, या उच्च पोस्ट पे होगा, या कहीं न किसी दृष्टिकोण से वह सम्मानित होगा। यह भाव वाणी को भी दर्शाता है, तो यह भी है कि आपका कर्म ऐसा हो सकता है जिसमें वाणी का उपयोग ज़्यादा हो, जैसे वकालत इत्यादि। तो यह भाव धन भाव का इस भाव से संबंध बना बहुत अच्छा। और एक और बात, जब इस भाव में ग्रह बैठेंगे धनेश, तो इनकी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव में, और जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी तो भूमि भवन वाहन जायदाद इत्यादि का सुख मिलेगा ही। हाँ, अगर यही फिर ग्रह कमजोर हो जाते हैं तो उस अवस्था में गड़बड़ है। अब आ जाते हैं धनेश का लाभ भाव से संबंध बनना। धनेश का यदि लाभ भाव से संबंध बनता है तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है, यह एक महाधनी योग भी कहा जाता है। इस पर मैं विशेष रूप से वीडियो बनाऊंगा। धन और लाभ, यह धन जो है आपके संचित धन को दर्शाता है, आपके कुटुंब से मिलने वाले धन को दर्शाता है, और यह जो लाभ भाव है यह आपके कर्मों से, अपने कर्मों से जो आपने धन कमाया है यह उसको दर्शाता है। तब जब इसका संबंध इससे बनेगा तो यह इस बात की गारंटी होगी कि आप धनवान भी होंगे, और आप अपने धन को अपने प्रयासों से बढ़ाएंगे भी। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस जो टाइकून्स हैं, उनकी जन्म कुंडली में यह योग देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दोनों यहाँ पर जो धनेश लाभ भाव में हो तो धनेश कम से कम मजबूत हो। हालांकि लाभ भाव में तो शास्त्र कहते हैं कि कोई भी ग्रह अगर नीच का भी ग्रह हो तो वह अशुभ फल नहीं देता, लेकिन फिर वो शुभ फल भी तो नहीं दे पाएगा। पर अगर मजबूत हो, बलशाली हो, तो व्यक्ति को धनवान बना देगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, तो बुद्धि विवेक भी बहुत अच्छी होगी, और बुद्धि विवेक इस प्रकार की होगी कि कैसे जीवन में लाभ के नए नए मार्ग ढूंढे जाएं और कैसे लाभ कमाया जाए। यहाँ से संबंध बनेगा, ये पुत्र भाव भी है, तो पुत्र से भी कहीं ना कहीं धन की स्थिति और लाभ की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में। अब धनेश का 12वें भाव में जाना। देखिए, 12वें भाव में जाने मात्र से परेशान मत होइएगा। धनेश यदि 12वें भाव में जाएंगे तो यह व्यय भाव है, यानी धन का व्यय होगा। तो दूसरा पहलू है कि धन आएगा, और यह 12वां भाव छठे भाव के ठीक सामने है, तो धन का व्यय, इसका भी एक इशारा मिलता है धन का व्यय कहाँ कहाँ होगा। तो धन का व्यय जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि आपको लोन लेकर के आप लोग के बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, अब लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट जाएगा ही, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो उस प्रकार से धन का व्यय होगा। हॉस्पिटल्स, रोग, इनमें आपका खर्च होगा, लिटिगेशन में खर्च हो सकता है, परंतु धन आएगा। धन का एक जो है आवक वो बना रहेगा। यह भाव दर्शाता है भोग को भी, तो यानी अब अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी जातक खर्च करेगा, और वह इन सुखों की प्राप्ति हेतु संघर्षरत भी रहेगा, और वह धन कमाता रहेगा। तो यह भाव दर्शाता है मोक्ष को भी, कहीं न कहीं इसका अध्यात्म से भी एक कनेक्शन है। तो धर्म कर्म में भी जातक रुचि रखेगा। अगर यहाँ शुभ ग्रह उपस्थित हुए, धनेश यदि कोई शुभ ग्रह हुए, तो जातक के धार्मिक कार्यों में भी खूब खर्च होंगे। और यदि पाप ग्रह यहाँ उपस्थित हो गए तो छठे भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी, जैसे शनि मंगल इत्यादि की, तो और बढ़िया है। जो भी चीज़ें होंगी वो शांत हो जाएंगी। जैसे अगर शत्रु होंगे भी तो वो शांत हो जाएंगे, परेशान नहीं करेंगे। रोग आएगा भी तो चला जाएगा, तो ये एक अच्छी स्थिति है। तो अगर 12वें भाव में भी धनेश जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनेश का जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल। अपने आगे के वीडियो में हम ऐसे ही राजयोग पर चर्चा करते रहेंगे,
जन्म कुंडली के दुर्योगों पर भी चर्चा करेंगे। और जन्म कुंडली के अभी हमने लग्न और दूसरे भाव पर चर्चा कर ली, तो तीसरे भाव से लेकर के 12वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में फल पर हम चर्चा करते रहेंगे। और अभी हमने निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का भी प्रारंभ किया है। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमें भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वीडियो पर हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।